हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगली क्लास में मैं आपको कराने वाला हूं जनगणना यानी कि सेंसस। हाल ही में भारत सरकार ने घोषणा की है कि वो जनगणना स्टार्ट करेगी। अब थोड़े ही दिन में आपकी जनगणना शुरू हो जाएगी। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 2011 की जनगणना के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम बात करें हैं जनगणना की। तो जनगणना होती क्या है, जनगणना कब हुई थी, और जनगणना सबसे पहले कब हुई थी, ये रेगुलर कब हुई थी, और बहुत सारे क्वेश्चंस 2011 के जितने भी आंकड़े हैं, लिंग अनुपात क्या होता है, भाई साहब शिक्षा गणना कैसे की जाती है, धार्मिक गणना कैसे की जाती है, वो सारी बातें मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ। तो जनगणना ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं बेटा हम पिनेकल से, और पिनेकल पहला एडिशन स्टैटिक जीके का बहुत बेहतरीन किताब, बहुत बेहतरीन और बहुत बेहतरीन किताब है। इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन मोड या फिर ऑफलाइन मोड, किसी भी दुकान पर ये किताब आपको मिल जाएगी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, एक नंबर किताब है। उसके बाद जनगणना की बात करेंगे तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जनगणना की, तो जनगणना की क्यों जाती है। पहली बात, प्रत्येक 10 साल में, यानी कि पिछले दशक में, पिछले 10 साल में सरकार की योजनाओं के बारे में, सरकार की जो जो योजना रही हैं पीछे, उनके बारे में या उनकी निगरानी करने के लिए और भविष्य की योजना बनाने के लिए आपका क्या होता है, जनगणना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे परिवार में 10 सदस्य थे और 10 साल बाद यही सदस्य 15 हो गए, तो हमें इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि 10 साल में 15 व्यक्तियों का खर्चा कैसे चलाया जाए, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और कौन कौन सी योजनाएं उनके आधार पर बनाई जानी चाहिए। तो जनगणना पिछले दशक में देश की प्रगति की समीक्षा, सरकार की चल रही योजना की निगरानी और भविष्य की योजना बनाने के आधार पर की जाती है। इसको भी आप ध्यान रख लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके पेपर के लिए। एसएससी का पेपर क्यों ना हो, कोई भी पेपर क्यों ना हो, यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। देखो, दो आपको दिखाई दे रहे हैं, लॉर्ड मियो और लॉर्ड रिपन। इन दोनों ने भारत में जनगणना, शुरुआती श्रेय इन्हीं के पास है जनगणना का भारत में। तो भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉर्ड मियो के काल में भारत की पहली जनगणना कब से शुरू हुई थी। 1872 से ये जनगणना शुरू हुई थी। लेकिन याद रखना, ये जो जनगणना थी ये गैर समकालीन थी, याद रखना। ब्रिटिश शासन के तहत पहली समकालिक जनगणना बेटा आप याद रखेंगे 1881 को हुई थी ये जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में। इसको भी आप याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल आप याद रखें, पेपर में पूछा जाता है। जो रिपन का काल है वो 1880 से लेकर 1884 तक है, ये याद रखें। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि जो अनियमित जनगणना थी वो किसके काल में हुई सर। मियो के काल में 1872 के अंदर हुई थी सर, और नियमित जनगणना किसके काल में हुई, 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। दोनों क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं दोनों क्वेश्चंस। आप इनको याद रखें, आपके काम आने वाले हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, हम अपना काम करते हैं। देखो बेटा, वर्ष 1980 में 21 के अंदर जो विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है, कौन से वर्ष को जाना जाता है बेटा, 1921 को विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष था जब जनगणना की वृद्धि में कमी देखी गई थी। आपसे पूछेगा कौन से वर्ष को बेटा विभाजन वर्ष के रूप में माना जाता है, तो आंसर आएगा 1921 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि में क्या देखी गई थी, कमी देखी गई थी। आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर 1921 के अंदर अगर यहाँ देखें तो देखो, यहाँ पर -0.32 यहाँ पर दिया गया है, जो कि जनसंख्या वृद्धि में कमी देखी गई थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है चार्ट के अंदर। इस चार्ट को मॉनिटर किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखें कब पहली जनगणना हुई, कब दूसरी हुई, और विभाजन वर्ष कब मनाया या कब किसको माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगली स्लाइड पर देख लेते हैं बेटा, बहुत शानदार स्लाइड है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 28 फरवरी
1951 को हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका संचालन गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त कार्यालय के द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछे जनगणना करता कौन है, तो आंसर आएगा आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनसंख्या यानी कि सेंसस कमिश्नर इसको करता है, जनगणना करवाता है। सभी जनगणनाएं भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती हैं। यह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत है और यह एक संघ सूची का विषय है। तो आपसे पूछे जनगणना कौन सी सूची का विषय है, जनसंख्या या जनगणना जो है बेटा वो संघ सूची का विषय है। आप सबको पता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई हैं। वो कौन कौन सी है? एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है जिस पर राज्य कानून बनाता है, एक संवर्ती सूची है जिस पर दोनों कानून बनाते हैं। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो जनगणना जो है वो बेटा आपका संघ सूची का विषय है, याद रखना, ध्यान रखना। और उसके बाद अगली स्लाइड आ गई जो 2011 की जनगणना थी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये 15वीं जनगणना थी। टोटल नंबर की कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी और ये आज़ाद भारत की 7वीं जनगणना थी। आप ध्यान रखना अब की बार कौन सी जनगणना होगी, तो 16वें नंबर की होगी। आज़ाद भारत के कौन से नंबर की? 8वें नंबर की होगी। और 2011 में जो जनगणना हुई थी बेटा वो 15वें नंबर की थी टोटल नंबर, और आज़ाद भारत की 7वें नंबर की जनगणना थी। चीन के बाद भारत दूसरी आबादी वाला देश था 2011 के अनुसार। हालांकि आज के आंकड़ों के अनुसार चीन से ज़्यादा जनसंख्या भारत में देखी जाती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने % है बेटा, इतना याद रखना। और यहाँ जनगणना कितने % है पूरे विश्व का, तो वो 17.5% है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में कितने % जनसंख्या विश्व का है, तो 17.5, और भूमि कितने % है, तो 2.4। महिलाओं की वृद्धि दर कितनी है? 18.3, और पुरुषों की वृद्धि दर कितनी है? 17.1। प्रमुख राज्यों में बिहार सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है, जो कि कितनी है? 25.4% यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि है। तो 3-4 चीज़ें आपको इस स्लाइड से याद रखनी है। कौन सी जनगणना टोटल नंबर की है? सर आप ध्यान रखें, टोटल नंबर की जो जनगणना है वो 15वें नंबर की है, और बेटा आज़ादी के बाद ये 7वीं है। जनसंख्या भारत में कितने % है? 7% है। महिलाओं की वृद्धि दर 18% के आसपास, और पुरुषों की वृद्धि दर इतनी है, और बिहार में वृद्धि दर सबसे ज़्यादा है जो कि इतनी है। आप ध्यान रखना इन बातों को कहने से। अगली स्लाइड देख लेते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है आपको? बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। बहुत बढ़िया। चलो, आदर्श वाक्य क्या था जनगणना का? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये था। इस जनगणना में लिंग कॉलम के तहत अन्य ट्रांसजेंडरों को पहला डेटा दर्ज करने के लिए अलग कोड पेश किया गया था। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आप गोविंद शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, बहुत अच्छा। उसके बाद यहाँ पर देखो मैं क्या कहने वाला हूँ। यहाँ पर शहरी जनसंख्या 1951 में 17.3 थी, जो कि 2011 में बढ़कर कितनी हो गई थी? 31.2% शहरी जनसंख्या भारत में है। एनसीटी दिल्ली में शहरी निवासियों का अनुपात सबसे अधिक है, यानी कि शहरी निवासी सबसे ज़्यादा एनसीटी दिल्ली में रहते हैं, जो कि 97% के आसपास है। दोनों स्लाइड आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला देखेंगे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, 1 नंबर। देखो ध्यान से पढ़ना। शहरों में रहने वाले, यहाँ से पढ़ेंगे, शहरों में रहने वाले लोगों की परिस्थिति की दृष्टि के 5 राज्य, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं? तो बेटा सबसे ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं गोवा के अंदर, जो कि 62% है, और मिजोरम के अंदर दूसरे नंबर पर 52%, तमिलनाडु में 48%, और केरल में 47%, महाराष्ट्र में जो कि 45.2% यहाँ पर आपको देख सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी। यूपी में लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं, याद रखना। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, और सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ये सबको पता है, और सबसे कम आबादी वाला है लक्षद्वीप। आपको कुल मिलाकर याद रखना, सबसे अधिक जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला यूटी, और सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, आपको याद रखना है इस स्लाइड से। बहुत बढ़िया। चलो अब देख लेते हैं पढ़ाई लिखाई में कौन अव्वल आया था भारत में 2011 की जनगणना के अंदर। जो लिटरेसी रेट है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, यह प्रभावी ढंग से पढ़ने, लिखने व समझने की क्षमता है। तो बेटा साक्षरता क्या है? पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, और किसी बात को समझने की क्षमता। देखो, यह 7 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग की साक्षरता जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी कि 7 वर्ष से ज़्यादा लोगों के ऊपर, जो लोग 7 वर्ष से ज़्यादा की आयु क्रॉस कर
चुके हैं, उसी में हम लिटरेसी रेट निकालते हैं। पहली बात, उच्चतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य इस प्रकार हैं। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं केरल में, दूसरे नंबर पर मिजोरम में 91% के आसपास, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा और फिर हिमाचल प्रदेश। आपसे हरदम पूछता है पेपर में, सबसे पढ़े लिखे लोग केरल में लगभग 94% है। फिर बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, दूसरे नंबर का जरूर पूछता है बेटा पेपर में, तो मिजोरम है दूसरे नंबर का, जो कि 91% यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद करना चाहिए। उसके बाद कम पढ़े लिखे लोग, आपसे पूछ रहा है कि कम वाले बता दो सर। सबसे कम पढ़े लिखे लोग बिहार में हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान, झारखंड व आंध्र प्रदेश में। याद रखने वाली बातें, सबसे ज़्यादा कहाँ हैं? केरल में सर। कितने परसेंट सर? 94%। सबसे कम कहाँ है सर? बिहार में है। याद कितने हैं सर? 61.8% यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगली स्लाइड देखो, बहुत शानदार है। अगर मैं देखूं सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे महिलाओं वाला भी केरल। पुरुष कम पढ़े लिखे हैं बिहार में और महिलाएं भी कम पढ़ी लिखी हैं कहाँ पर? बिहार में। याद रखना इन चीज़ों को, परसेंटेज बेशक मत याद रखना। अब यूटी में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कौन है? उच्चतम यूटी आपसे पूछे तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं 91% और दमन द्वीप में लगभग 87%। ठीक है। मिजोरम का शेरछिप जिला बेटा भारत का सबसे साक्षरता वाला जिला है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के अलीराज जिला, जो कि 36% लोग वहाँ पर पढ़े हैं, वो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, आप याद रखें। देखो, अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ हैं? केरल में। सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ हैं? बिहार में। पुरुष कहाँ पढ़े लिखे हैं? केरल में। महिलाएं कहाँ पढ़ी लिखी हैं? केरल में। कम पढ़े लिखे कहाँ पर हैं? बिहार के अंदर। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यूटी में पूछ ले तो लक्षद्वीप है, और सबसे ज़्यादा मिजोरम के छेरपत जिले में पढ़े हुए हैं, और मध्य प्रदेश के अलीराज में सबसे कम पढ़े लिखे हैं। आप इसको याद रखने वाली बातें आपके दिमाग में ऐसे बैठ जानी चाहिए कि ये तो मैं पढ़ के जाऊँगा पेपर के लिए। उसके बाद जनसंख्या घनत्व। देखो, जनसंख्या घनत्व प्रत्येक वर्ग मीटर या प्रत्येक हेक्टेयर या प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या, जैसे कि 1 किलोमीटर इस तरफ चले, 1 किलोमीटर इस तरफ चले, और इसका मैंने बना लिया स्क्वायर 1-1 किलोमीटर का। अब इस बाउंड्री में कितने लोग रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। याद रखना, शहरी बस्ती के रूप में योग्य होने के लिए जनसंख्या घनत्व कम से कम कितना होना चाहिए? 400 व्यक्ति होना चाहिए, और कम से कम 75% आबादी गैर कृषि गतिविधियों में शामिल होनी चाहिए। अब देखो, शहरी बस्ती किसे घोषित करेंगे? 400 व्यक्ति होने चाहिए 1 वर्ग किलोमीटर में, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? 75% व्यक्ति कृषि में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, तो हम उस जगह को शहरी बस्ती घोषित कर देते हैं। उसके बाद जनसंख्या घनत्व कहाँ का कम है, कहाँ का ज़्यादा? सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? 382। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे ज़्यादा किसका है? बिहार का। याद रखना, पेपर के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा कहाँ का है? दिल्ली का। लगभग 1 किलोमीटर में दिल्ली के अंदर बेटा 11,320 व्यक्ति रहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इतने ही किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं, और जबकि पूरे भारत की जनगणना करें तो यहाँ पर 382 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद बाल जनगणना यानी कि बच्चों की जनगणना। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या बेटा, उसमें कितनी वृद्धि हुई थी 10 साल में? 0.4%। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का लिंग अनुपात के मामले में सबसे खराब स्थिति वाले राज्य लिंग अनुपात के मामले में 0 से 6 के लिए बोल रहा है बेटा, तो गुजरात, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। याद रखना इन बातों को। अनुसूचित जातियों से क्वेश्चन आ जाता है। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य में है? आंसर आएगा उत्तर प्रदेश में। कुल जनसंख्या की तुलना में पंजाब में अनुसूचित जातियों का परसेंटेज सबसे अधिक है, जो कि 31.9% है। अगर आपसे ये पूछे ना सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित जातियों की कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। परसेंटेज के आधार से कहाँ पर है, तो 31% कहाँ पर है? पंजाब की। याद रखें। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियाँ अंडमान निकोबार में ज़्यादा है। ध्यान रखना, याद रखना। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडुचेरी में इनकी संख्या आबादी है ही नहीं। याद रखना। सर्वाधिक जनजाति
आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य। जनजाति पूछ रहा है बेटा, याद रखना उड़ीसा, ये आप देख सकते हैं आगे। बहुत बढ़िया। गरीबी रेखा के नीचे, ये भी बढ़िया है। गरीबी रेखा के नीचे क्या है और क्यों है? ध्यान से पढ़ लो एक बार इसको। गरीबी रेखा भारत सरकार द्वारा सरकारी सहायता व साधन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को परिवार की पहचान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला बेंचमार्क है गरीबी रेखा के नीचे, है ना। याद रखना बेंचमार्क है ये। उसके बाद गरीबी रेखा के नीचे क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर इसका सेंसस देखो, ये क्या है, बिहार में उच्चतम ईपीआई मूल्य वाला राज्य है बिहार, याद रखना। और कौन सा राज्य सबसे तेजी से कमी किस राज्य में आई है? तो मध्य प्रदेश में आई है, याद रखना, ध्यान रखना गरीबी रेखा के ये 2 इंडेक्स याद रखना। उसके बाद मेन बात यहाँ है बीपीएल, गरीबी रेखा के नीचे बहुआमी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई 2019 और 2021 के अनुसार इनके गरीबी संख्या के मामलों में पिछले 5 वर्षों में इतने करोड़ लोगों ने गरीबी से बचने के साथ साथ उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। ठीक है, गरीबी से बचाने के लिए कौन सा राज्य सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश है। इसके बाद कौन है? बिहार है। न्यूनतम एमपीआई का मतलब है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मूल्य वाला राज्य कौन सा है? तो बेटा आप याद रखेंगे केरल के अंदर है। इनमें न्यूनतम यानी कि सबसे कम गरीबी मान सकते हो आप केरल के अंदर है, और सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? बिहार के अंदर है। इसको आप ध्यान रखना। लिंग अनुपात क्या होता है ये भी ध्यान रखना। प्रत्येक 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां पैदा होती हैं, वही आपका क्या है? लिंग अनुपात है। इसमें जनसंख्या के प्रति प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के साथ परिभाषित किया जाता है। भारत का लिंग अनुपात कितना है बेटा? 943 है। और बाल अनुपात कितना है? 914 है। याद रखना उच्चतम लिंग अनुपात वाले 5 राज्य कौन से हैं? बेटा केरल का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, 1084 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। हरियाणा का लिंग अनुपात जो कि 879 है, जो कि पूरे भारत में सबसे कम है। इस पर भी चर्चा दिमाग में आ जानी चाहिए। उसके बाद लिंग अनुपात से और कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेशों में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा पांडुचेरी का है, और सबसे कम कौन से का है? दमन और द्वीप का है। ये भी चर्चा दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखने हैं? बेटा 2001 से लेकर 2011 के बीच जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड, यानी यहाँ पर नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि हुई है। भारत की जनसंख्या जो कि 121 करोड़ है 2011 के अनुसार, उसमें हिंदू सबसे ज़्यादा हैं जो कि इतने करोड़ हैं, और मुस्लिम इतने हैं, और बेटा सिख इतने हैं, बौद्ध इतने हैं, जैन इतने हैं, और अन्य इतने हैं। भारत में सबसे कम पाए जाने वाला धर्म है या जनसंख्या किस कौन से धर्म की है? तो जैन धर्म की है। मुस्लिम कितने परसेंट है? 14.2% है। भारत में सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक कौन है? तो हमसे आंसर आएगा कि मुस्लिम है, याद रखना, ध्यान रखना। उसके बाद और महत्वपूर्ण तथ्यों में आप याद रखना, हिंदी लगभग कितने लोग बोलते हैं? इतने लोग बोलते हैं। और सबसे कम बोले जाने वाली भाषा जो हरियाणा में है वो कौन सी भाषा है? तो ये हरियाणा बोल रहा हूँ, भारत में है, तो वो है संस्कृत। याद रखना 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से संस्कृत भाषा सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है भारत में। इसको आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में बेसिकली मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको सेंसस से याद रखनी है। बेहतरीन किताब पिनेकल से सारी चीज़ें मैं करा रहा था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप एक काम मेरा किया करो, कमेंट जरूर किया करो बेटा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब किया करो। बहुत अच्छे तरीके से मैं सारी चीज़ें आपको निपटा के दूंगा, यहाँ पर प्रॉमिस है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।